नमस्कार। संध्या स्वाध्याय में आपका स्वागत है। सिल्विया ब्राउनी की बुक द अदर साइड एंड बैक हम पढ़ रहे हैं। अदर साइड एंड बैक में सिल्विया ब्राउनी जो एक साइकिक हैं, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत कुछ बताया है उस दुनिया के बारे में जिस दुनिया के बारे में हमें पता नहीं है। सिल्विया के पास स्पॉन्टेनियसली वो एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी आ गई, जिसके माध्यम से इसको आत्माओं की दुनिया के बारे में, नॉन फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में उसे पता चल जाता था। उन्हें पहले के चैप्टर में स्पिरिट गाइड के बारे में और साइकिक रीडिंग ऑफ हेल्थ के बारे में देखा। हम अपने जीवन को चमत्कारिक बना सकते हैं, वो भी देखा। और आज के चैप्टर, जो कि पांचवा चैप्टर है, इसमें हम पूर्व जन्म के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे पास्ट लाइफ्स के बारे में बहुत बातें अब सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी में हो रही है। खासकर सबसे ज्यादा नाम रेस्पेक्ट से लिया जाता है डॉक्टर ब्रायन वाइस, एक साइकेट्रिस्ट जिनके पास स्पॉन्टेनियसली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी डेवलप हो गई, हिप्नोथेरेपी करते हुए। वो अपने सब्जेक्ट पे हिप्नोथेरेपी का प्रयोग कर रहे थे, और वो सब्जेक्ट कैथरीन के नाम से उनकी पहली किताब पब्लिश हुई। वो पास्ट लाइफ के बारे में बताने लग गई, और फिर उन्होंने ऐसे प्रयोग कई कई लोगों पे किए, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उन्होंने अपनी साइकेट्रिक प्रैक्टिस से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी में आ गए। पास्ट लाइफ पे बहुत सारा काम हुआ है। आज सिल्विया ब्राउनी जो एक साइकिक है, इन्होंने पूर्व जन्म के बारे में जो बताया है, आज के चैप्टर में हम वो देखेंगे। और हमारे साथ हैं कोलकाता से दीपा सिकारिया, और काफी प्रेम से, लगन से स्वाध्याय करती हैं। और आज हम उनसे सुनेंगे कि पूर्व जन्मों को, अपने अपने पूर्व जन्मों को क्या हम खुद से जान सकते हैं। पास्ट लाइफ या इनफैक्ट कोई भी टॉपिक है, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम समझते हैं, जितना हम चिंतन करते हैं, उतना हमारे लिए आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। मेडिटेशन से मैंने अपने कई पास्ट लाइफ को जाना है। कई सारे तरीके, एक ही तरीके नहीं, कई सारे तरीके हैं। आज हम सिल्विया ब्राउनी ने जो बताया है वो हम पहले सुनेंगे, और फिर समय बचेगा तो बाकी भी देखेंगे। दीपा सिकारिया जी, आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज को, ऑडियो को ठीक करना है। आप अदर साइड। क्यूरियोसिटी रहती है इसके हाँ, बारे में लोगों को आ गई आवाज। इससे पहले लगी थी आपके जानने की। अदर साइड में बोल रहे हैं। अब फिर से म्यूट कर लिया आपने अपने आप को। नहीं, मैं दूसरे डिवाइस से, मेरे इस डिवाइस से आवाज आ रही है क्या सर? अच्छा, ओके, दो डिवाइस है आपका। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो एक सोल दो बॉडी में। चलिए, बढ़िया है। आज दो डिवाइस, मतलब यहाँ पे भी दो लाइफ इन्वॉल्व हो गई है। यस सर। तो दोस्तों, हम आज बहुत ही सुंदर सिल्वा ब्राउनी के द्वारा जो बुक हमें दी गई है, द अदर साइड एंड बैक, उसमें फिफ्थ चैप्टर में पांचवें पड़ाव में हम आ चुके हैं। और उसमें हम आज जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? पास्ट लाइफ के बारे में। यस, जिसके बारे में सभी क्यूरियस है, सभी जानना चाहते हैं कि क्या था मेरे पास्ट लाइफ में, मैं कौन थी, मैं क्या थी, क्या सच में पास्ट लाइफ होती है, होती भी या नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सच में पास्ट लाइफ होती है, हमारी कोई पास्ट लाइफ थी, या यही लाइफ ही एकमात्र हमारे पास है, इसमें हम आए, हम जिए और चले गए। तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर के द्वारा गहनता से जानेंगे
कि क्या पास्ट लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो हम कैसे अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ की थीम को समझ सकते हैं, ताकि हम अपने आप को ये देखकर भूल ना करें। मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कीजिए। यस। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर ब्रेन वेसिस के बारे में भी यहाँ पर हम बताएंगे। उनका मेडिटेशन मैं कर रही हूँ लास्ट 1 वीक से। बहुत इफेक्टिव मेडिटेशन है उनका। इसके ऊपर उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स, मैनी मास्टर्स, मैनी लाइफ, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, बहुत सारी पूर्वजन्म चिकित्सा के चमत्कार, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। तो फ्रेंड्स, when you remember one or two of your past life, you immediately realize that you are immortal. क्यों पास्ट लाइफ जानना जरूरी है? क्यों हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सच में हमारे भी पास्ट लाइफ थे? हम एक से ज्यादा बार इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। यस फ्रेंड, हम अवतरित हो चुके हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो कैसे? जब हम ये रियलाइज कर लेते, खुद ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तब हम खुद ये समझ लेते, मतलब हमारी ये नोइंगनेस में आ जाता है कि वी आर इमोर्टल बीइंग। मतलब वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर बियॉन्ड दिस बॉडी। यू आर एटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग, योर लव्ड वंस आर इमोर्टल टू। और जो आपके इतना तकलीफ होता है ना, कोई भी किसी की डेथ के बारे में हम सुनते हैं, या हमारी फैमिली में किसी की डेथ होती है, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ उजड़ गया। लेकिन हमें सब समझ में आएगा, हमारे अंदर से डेथ का फियर चला जाएगा। यू नेवर लूज देम एंड दे नेवर लूज यू। ना आप उन्हें खोते हैं, न ही वो आपको खोते हैं। Our soul existed before we born and continue to exist after we die. And the process of being reborn continues over and over as our souls evolve spiritually. मतलब ये जो प्रोसेस है, बार बार जन्म लेना जाना, बार बार जन्म लेना जाना, ये चलता ही रहता है। जैसे डेथ का अपोजिट क्या होता है? बर्थ। लेकिन लाइफ का क्या कोई अपोजिट होता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता पाएगा? इज देयर एनी अपोजिट ऑफ लाइफ? तो फ्रेंड्स, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस टेंस, मतलब लाइफ चलती रहती है, इसका कोई अपोजिट नहीं है। डेथ का अपोजिट बर्थ, बर्थ का अपोजिट डेथ, बट देर इज नो अपोजिट ऑफ लाइफ। लाइफ इज इटर्नल। यस, वी आर फ्राइटफुल्ली कंसर्न विथ आवर ओन डेथ। हम लोग खुद ही अपने डेथ के प्रति इतने कंसर्न, अगर मैं मर जाऊंगा तो, अगर मैं मर जाऊंगा तो, और फियर में रहते हैं। तो उस फियर से बाहर आने के लिए पास्ट लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। Sometimes so much that we forget the real purpose of life. हम किस लिए यहाँ इस धरती पर आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी इस धरती पर होने का क्या पर्पस है, हम वो भी भूल बैठते हैं। हम इतना इस जन्म और मरण के बीच में फंस जाते हैं। तो द अदर साइड एंड बैक में राइटर ने, सिल्वा जी ने लिखा है, आई नो विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट we live many lifetimes on this earth. The more we understand our past life, the more sense our current life में। जितना हम लोग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उतना हमारी जो वर्तमान जीवन है उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ और ज्यादा बढ़ेगी। हमने क्यों ये जीवन चूज किया, हमने क्यों अपने जीवन में ये पैटर्न चूज किया, क्यों हम तकलीफ में हैं, या क्यों हमको ये रोल दिया गया है, क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, हमारा जो पर्पस है वो हमें पता चलेगा। अंडरस्टैंडिंग और पास्ट लाइफ इज अ वैल्यूएबल की। मार्क इट फ्रेंड्स, राइट इट डाउन। अगर आपके पास कोई नोटपैड है तो उसमें लिख ले कि ये वैल्यूएबल की है, टू रिकॉग्नाइज डेथ नॉट एज एंडिंग बट एज सिंपली अनदर ट्रांजिशन इन द ऑनगोइंग इटर्नल जर्नी ऑफ आवर स्पिरिट। तो यहाँ पर ये जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है। यहाँ सिल्वा बहुत स्टॉनिश्ड होके बोल रही है कि क्या एक ही लाइफ में गॉड, जिन्होंने हमें बनाया है, अगर कोई सो कॉल्ड गॉड है, तो वो डिसाइड कर लेंगे कि हमें हेल में जाना है ना हेवन जाना है? क्या हमें और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा? एक ही बार में डिसाइड कर लिया जाएगा और हमें सजा सुना दी जाएगी कि हमें हेल में जाना, हमने बुरा किया, या हमें हेवन में जाना, हमने अच्छा किया? क्या ये एक ही बार में जजमेंट कर दिया जाएगा? हमें बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा? तो ये कंसेप्ट मेरे बचपन से ही समझ में नहीं आ रहा था कि देयर इज ओनली वन लाइफ। उनको कंफ्यूजन था फ्रेंड्स। फिर
जब वो 8 साल की थी, तब स्पिरिट गाइड, यहाँ पे स्पिरिट गाइड के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना है चैप्टर्स में। और हम जानते हैं स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, एनर्जी बीइंग्स होते हैं, दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ना ये डिस्ट्रॉय होती है ना ये क्रिएटेड होती है, वो एनर्जी बीइंग है, और एज अ गाइड वो हमको हेल्प करते हैं हमारे लाइफ पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, वो गाइड करते रहते हैं। जो हम अपने विजडम, वो अर्थ पे पहले भी आकर जा चुके हैं। ये स्पिरिट गाइड की एक खूबी होती है कि वो अर्थ पे पहले भी आ चुके हैं। एंजल्स और स्पिरिट गाइड में यही डिफरेंस होता है। एंजल्स कभी भी उनका अर्थ पे इंकारनेशन नहीं होता है, जबकि स्पिरिट गाइड कम से कम एक बार उन्होंने ये मनुष्य जीवन लिया है, उसके बाद वो स्पिरिट की तरह गाइड कर रहे हैं, और उनकी जो विजडम है उनसे हम गाइडेंस लेकर अपने लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंसी बोल के एक गाइड है जो यहाँ पर लेखिका को गाइड करता रहता है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं अपनी खुद की स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं जब मात्र 1.5 साल की थी, तो मैं अपने घर में, जब मैंने जस्ट बोलना सीखा था, मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बताने लग गई थी कि मैं पास्ट लाइफ में कौन थी, मेरा जन्म, मतलब मैंने इनकार कर दिया था अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा मानने से, कि आप मेरे मदर एंड फादर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर पटना सिटी में है, वहां पे मेरे मदर एंड फादर रहते हैं, मैंने उनका एड्रेस, हम लोग 3 भाई बहन है। मेरी डेथ कैसे हुई थी वो भी मैंने बता दिया था कि छत पे नीचे गिरने के कारण मेरी डेथ हो गई थी। पूरी डिटेलिंग में मैंने ये बताया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने आउट ऑफ फियर, वही फियर कि कहीं मैं उनसे अलग नहीं हो जाऊं, बहुत अटपटा पहले उनको फील हुआ, लेकिन इस कारण मैं 6 मंथ बीमार रही, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी मेरे अंदर, उस बच्चे के अंदर, कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे वापस अपने ही घर जाना है, अपने ही पेरेंट्स के पास जाना है। लेकिन फिर भी वो उस जगह गए नहीं, मुझे लेकर नहीं गए। तो ये कोई, जब मैं 1.5 ईयर की थी, मैंने जस्ट बोलना शुरू किया था, वर्ड्स मेरे मुंह से निकलने लग गए थे। 1.5 साल में बच्चे बोलने लग जाते हैं, तो टूटी फूटी बोली में ही मैं बोलने लग गई थी कि ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं है। तो ये स्टोरी किसी और की नहीं है, ये मेरी खुद की स्टोरी है। और इसलिए मेरा ये विश्वास, लेखिका का विश्वास बहुत दिनों बाद आया कि पास्ट लाइफ होती है, लेकिन मेरा विश्वास बचपन से ही है कि नहीं, देयर इज समथिंग, मैं पहले भी थी और आगे भी रहूंगी। तो ये मेरा विश्वास था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं 2013 में आई, ड्यू टू माई फिजिकल एलिमेंट्स, जो भी मेरे अंदर सिकनेस इलनेस आई उसके कारण। तो मैंने जानना चाहा कि मैंने लाइफ में इतना सारे चैलेंजेस क्यों लाया, मैं इतने अच्छे लाइफ में, इतने फैमिली अच्छे फैमिली में जन्मी हूँ, सब कुछ है, वेल्थ है, हेल्थ है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन फिर भी चैलेंजेस बहुत है मेरी लाइफ में। तो ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे को जानना था। तब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया डॉक्टर न्यूटन के साथ, और वहां मैंने एक पास्ट लाइफ देखा, और वहां पे आउट ऑफ मेरी सरप्राइज, मैं बड़ी होगी फर्स्ट टाइम ये अनुभव की थी, तो मैं सरप्राइज हो गई थी जब मैंने, वहां पे 5 लोग जो उपस्थित थे, सब हम लोग एक ही जगह पे थे, और ब्राजील में वो जगह थी। और जो मेरा अनुभव था वहां पे, वो मतलब ऑथराइज करने के लिए गूगल में सर्च भी किया गया और वो सही निकला था। मैं प्रिंसेस थी ब्राजील के एक छोटे जगह की, और मुझे स्टेप टू डेथ कर दिया गया था। और जो मेरा इस लाइफ में ब्रदर है, वो उस लाइफ में मेरा स्लेव था, नौकर था, और उसे बहुत हर्ट हुआ था जब मुझे स्टेप किया गया था। और उसने कहा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो इस लाइफ में मेरा ब्रदर बन के आया। तो ये मैंने देखा, और उसी जगह मुझे बहुत दर्द होता था, जहाँ पे मुझे स्टेप किया गया था पीठ के, एकदम जो बोन होती है यहाँ पर हैंड की जो पीठ में, उसके नीचे ही मुझे बहुत ही पेन होता था। तो वही पेन मुझे वो बार बार दर्शाता था कि वो स्टेबिंग का पेन मुझे होता था। तो फिर मेरी जर्नी और आगे बढ़ी, मैं इसके साथ ही बढ़ूंगी कि और मैंने कितनी पास्ट लाइफ देखी और क्यों इतना पास्ट लाइफ रेलेवेंट है। तो यहाँ पर वन आफ्टरनून मॉर्निंग वो अपनी क्लाइंट के साथ, क्योंकि वो हिप्नोनिस्ट थी और बहुत सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके
उनका वो हीलिंग करती थी, उनके बारे में उनको बताती थी कि ये प्रॉब्लम क्यों है लाइफ में, उनको हेल्थ इश्यू क्यों है, उनको फिनेंशियल इश्यू क्यों है। तो वैसे ही वो एक जन को हिप्नोटाइज करके उसके बारे में जान रही थी, और उस पर्सन ने कहा कि वो एक पिरामिड का बिल्डर था। मतलब उसने पिरामिड बिल्ड किया था, इजिप्ट के बारे में बताने लग गया, और वो उसी लैंग्वेज में बोलने लग गया जो इजिप्ट में बोली जाती थी। तो शी वॉज वेरी, मतलब कि सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है अचानक से उसके सेशन में। लेकिन उसने इंटरफेयर नहीं किया, उसने कंटिन्यू किया, और उसने उस सब चीजों को रिकॉर्ड किया पूरा। और फिर जब वो वापस आया तो वो वापस नॉर्मल जो इंसान था वो वही था। अब वो लैंग्वेज नहीं बोल रहा था जो वो पहले बोल रहा था, पूरी लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई थी, पूरे प्राचीन काल की लैंग्वेज वो बोलने लग गया था। फिर एक और केस आया उसके सामने, जहां पे उनको बहुत प्रूफ मिल गया कि एक लेडी थी विर्गिना तिगे बोलकर, उनका वो ये सेशन कर रही थी। तो वहां पर वो अचानक से इरिस बोलने लग गई, जो लैंग्वेज उनकी थी ही नहीं, वो लैंग्वेज वो बोलने लग गई। और उसके बारे में वो बहुत फेमस है, द उसके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई, द बेस्ट सेलर बुक भी हो गई, द सर्च फॉर ब्राइडे मर्फी। ये आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और ये स्टोरी पूरी रियल है। आपने आसपास के बहुत सारे लोगों के साथ सुनी भी होगी कि बहुत जन लोगों को पास्ट लाइफ के बारे में याद है, पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ ऑथर के सामने निकल के आए, जहाँ पे उन्होंने वेरीफाई किया कि सच में जो ये इंसान बोल रहा है ड्राई गुड सेल्समैन था ये 1897 में। ऐसे कई एग्जाम्पल निकल आए जो उन्होंने रिकॉर्ड करती गई, और उन्होंने खुद ही वेरीफाई नहीं किया, बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। जब तक वेरीफाई नहीं किया तब तक उन्होंने यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंटेड ही नहीं किया। ऐसे ही किसी के बोलने से, बस किसी ने बोला कि हम मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उन्होंने उस चीज को सच नहीं मान लिया, उसका उन्होंने वेरीफाई भी किया, जाकर उस चीज की ऑथेंटिकेशन भी निकाली कि हाँ सच में हिस्ट्री में ये इंसान था, फिर ही उस चीज को डॉक्यूमेंटेड किया। फिर निर्वाणा फाउंडेशन 1974 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ताकि वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सके, लोगों के बारे में और इस चीज पे रिसर्च कर सके, उसके साथ मिलकर और लोग भी इस चीज में आगे इस पे वो लोग थैतीस लिख सके और समझ सके कि पास्ट लाइफ कैसी कैसे होती है। क्योंकि उसमें एक इंसान में इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इंस्टेंटली सेड आई एम अ बिल्डर, आई वाज हियर टू लर्न टू बी अ बिल्डर। बिल्डर हियर डजंट मीन कि उसको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डर हियर मीन्स द पर्सन, बिल्डर का यहाँ पे एक लाइफ थीम बताया गया है कि बिल्डर इज द पर्सन जो कि विंग, जो विंग होते हैं एक पक्षी के, उसको हवा चाहिए होती है, हवा के दबाव से वो विंग से वो उड़ता है। तो वैसे ही वो सोसाइटी को विंग प्रदान करता है। ये जो बिल्डर है वो सोसाइटी का विंग है, वो रास्ता दिखाता है लोगों को सही राह पर जाने का, वो अपने पर्पस पे चाल चलने का। जैसे हम लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो वैसे ही ये भी रास्ता बताता है कि आपको अपने लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो वी कंपोज आवर ब्लूप्रिंट, ये तो हम सब जानते हैं, इतनी बार हम लोग बुक रीडिंग कर चुके हैं, इतना कुछ हम लोग जान चुके हैं कि वी रियली राइट आवर ब्लूप्रिंट बिफोर कमिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। हम लोग खुद से एक एक चीज एक एक डिटेलिंग में लिखते हैं कि मैं कहाँ जन्म लेने वाली हूँ, किस माता पिता के अंदर जन्म लेने वाली हूँ, मेरा परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक स्थिति क्या होगी, क्या कास्ट होगा, मैं दिखने में कैसी होंगी या कैसा होऊंगा। हर चीज हम लोग डिटेलिंग में लिखते हैं, मैं क्या क्या चैलेंजेस लेके जा रही हूँ, मेरे लाइफ की थीम क्या है। तो इस बेसिस पे लेखिका ने यहाँ पे 44 लाइफ थीम्स बताई। तो आर नॉट यू अमेज्ड कि 44 लाइफ थीम्स होती है, उसमें से हम लोग दो लाइफ थीम हर लाइफ में चुनते हैं, एक होती है प्राइमरी थीम और एक होती है सेकेंडरी थीम। जरूरी नहीं है हर लाइफ में हम लोग अपनी थीम चेंज ही करें, जब तक उस थीम के बारे में हम पूरा समझ नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को हम इनबिल्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो थीम रिपीट होती रहती है। और ये एग्जाम्पल मुझे मिला था प्रेमनाथ सर के साथ, मैंने मेडिटेट किया था, आई वॉज
मैं स्पिरिचुअलिटी में आ चुकी थी, लेकिन बहुत परेशान थी मेरे लाइफ में। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे हजारों लोग तकलीफ में थे, और उसका कारण मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हम लोग पूरे परिवार हैं। हम लोग का परिवार वो कारण है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस वो कारण है। उसके कारण इतने लोग तकलीफ में हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, हम लोग उनको प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहे, उनको फ्लैट्स बना के नहीं दे पा रहे, तो उनकी तकलीफ का कारण हम लोग पूरा परिवार है। और मैं बहुत गिल्ट में आ गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम देखो कि ये क्यों आया है, ये चैलेंज तुमने क्यों लिया है, ये सिचुएशन क्यों राइज। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद फ्लैशेस के तौर पे 7 लाइफ टाइम्स में वहां पे मैंने एक बार में ही देखी। और उन 7 लाइफ टाइम्स का एक ही थीम थी मेरी, वो था अपने ईगो से ऊपर आना। हर लाइफ टाइम में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन ईगो आ जा रहा था कि ये मैं कर रही हूँ, ये मैं करता हूँ, ये भाव मेरे अंदर आ जा रहा था। उससे बियॉन्ड एक लाइफ टाइम थी जिसमें मैंने प्लांट्स कट कर दिए थे, उसका कार्मिक आ गया था। तो ये सब मिला जुला के मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और मेन जो चैलेंज आया था मेरे लाइफ से कि एक लाइफ में मैं राजा थी, बहुत हैवी बिल्ट राजा थी। और जब मैं अपने छत पे खड़ी होती थी तो मेरी आंख के सामने जितनी जमीन होती थी वो मेरी होनी चाहिए, अगर नहीं वो मेरी जमीन थी तो मैं फोर्सफुल्ली लोगों से ले लेती थी। तो इसलिए जमीन से ही रिलेटेड इस जन्म में मुझे प्रॉब्लम, ये चैलेंज मैं लेके आई। और इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, हर लाइफ टाइम के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी थीम होती है वो हमें बताती हु वी आर, हम लोग हैं कौन। असल में हम लोग हैं कौन, हमारी मेन पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, हमारा करेक्टर क्या है, हमारी पर्सनालिटी का, हमारा फ्लेम क्या है सोल का, कौन है वो, हमारा सोल कौन है हम। सेकेंडरी थिंग में व्हाट वी आर हियर टू वर्क ऑन। सेकेंडरी थिंग में हम लोग किस चीज पे यहाँ काम करने आए हैं, वो क्या चैलेंज है जो हम लेकर आए हैं, उसको हम सीखने आए हैं, उससे लर्निंग लेने आए हैं। ये हम सेकेंडरी थिंग के ऊपर लेकर आते हैं। तो figuring out what they are and which is a valuable exercise for clarifying and simplifying our life। तो हम इसमें 44 थीम्स में जानेंगे कि हम लोग क्या है, हमारी प्राइमरी थीम क्या है, सेकेंडरी थीम क्या हो सकती है। और ये जब हम फिगर आउट कर लेंगे तब हमारी लाइफ और भी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, हम उस पर फोकस कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, एक ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, बस पता तो है हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है और कोलकाता से वापस दिल्ली रिटर्न होना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन फिर अब हमको डिटेलिंग में कि कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है, फिर एसी में टिकट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वेटिंग है क्या है, होटल बुकिंग करवाना है, क्या क्या वहां विजिट करना है, ये सारा डिटेलिंग में, यानी सेकेंडरी थिंग किस पे वर्क करना है हमें। तो वैसे ही लाइफ की जब सेकेंडरी और प्राइमरी थिंग हमारी क्लियर हो जाएगी तो हम उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हमें इसमें कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में इस चीज को हमें बढ़ाना है, क्योंकि हर थीम का पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं कि हम लोग क्यों, हर लाइफ में हम लोग क्यों आ रहे हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करने और निगेटिविटी से बाहर आने के लिए। तो सभी कोई तैयार है इस 44 थीम्स को समझने के लिए। यहाँ पे लेखिका बोल रही है उनकी फर्स्ट थीम जो है वो है ह्यूमेनिटेरियन, मानवता। मतलब वो जॉय, वो आनंद उन्हें मिलता है जब वो सेवा करती है या सर्विस देती हैं, लोगों को बताकर, उन्हें हील कर कर, उन्हें उनकी प्रॉब्लम से, उन्हें जब उनके, वो एक तरह की वो है साइकी है, इंट्यूशन पावर है, वो हर चीज देख पाती, स्पिरिट उन्हें गाइड करते, स्पिरिट उनको अपनी आंखों से दिखते हैं। तो वो गाइड कर पाती है सबको। तो ये जो क्वालिटी है वो लोगों को सर्व करने में लगा रही है, बोलती जिस दिन मैं इसके लिए पैसे ले लूंगी शायद ये मेरी क्वालिटी मुझसे छिन जाएगी। तो ये हु आई एम, ये वो है, ये उन क्वालिटी उनके अंदर इनबिल्ट है, ये यहाँ आकर डेवलप नहीं की, ऑलरेडी उनके अंदर है। माई सेकेंडरी थीम इज व्हाट आई एम हियर टू स्ट्रगल विथ एंड इट इज लोनर। लोनर मतलब वो पर्सन जो सोशल है, लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं, उसे इरिटेशन होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना,
वो आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, फिर अपने ही जोन में रहना उन्हें पसंद है। उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपने साथ समय बिताएं। तो वो इस क्वालिटी को लेकर सेकेंडरी थीम को चूज करके आई है। तो यहाँ पे हम एक एक थीम को फटाफट समझेंगे। एक्टिवेटर। एक्टिवेटर थीम को जो भी लोग लेके आए हैं तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि क्या पता आज कोई राज खुल जाए, आपको अपने जीवन का थीम मिल जाए कि हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट टू वर्क अपॉन, हम मुझे किस चीज पे काम करना है, आपको ये समझ आ जाए, ये क्लैरिटी आ जाए। तो नहीं चाहते आप? अगर चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखकर, अपने यूट्यूब पे लिखकर बताएं चैट में कि यस आई वांट टू अंडरस्टैंड, यस यस यस, यानी कि आप खुद को तैयार कर रहे हैं, यू आर रेडी। ओके। तो एक्टिवेटर, ट्रबल शूटर, ये क्या होते हैं? इनको हर काम करना है, जो कोई पीछे छोड़ गया है, मतलब सबके कूड़े कचरे को इनको साफ करना है, इनको हर काम कर देना। ट्रबल शूटर, कहीं भी ट्रबल है बस करके इसको अभी के अभी, राइट नाउ, इन द राइट वे, डन। लेकिन कभी कभी ये इसके अंदर इतना घुस जाते हैं कि कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये एक्टिवेटर मेरे ऑफिस में, जो क्लाइंट ऑफिस में वहाँ के जनरल मैनेजर है, वो एक्टिवेटर है। वो बस कोई भी ट्रबल उनको दिखी, उनको तुरंत शूट करना है। ही विल नॉट वेट फॉर 2 मिनट्स टाइम ऑल्सो, कि नहीं मेरे को वेट नहीं करना, बस तुरंत इस चीज को सॉर्ट आउट होना ही होना चाहिए। फिर वो पूरी ऑफिस को उसके पीछे लगा देंगे। एस्थेटिक परस्यूट्स, क्रिएट आर्ट, इन लोगों को ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्रिएशन में। चाहे वो ब्यूटी को ये किसी भी तरह म्यूजिक के द्वारा दर्शाएं, ड्रामा के द्वारा, राइटिंग में, पेंटिंग में, किसी भी द्वारा ये ब्यूटी, इनर ब्यूटी को दर्शाते हैं ये लोग। लेकिन जब ये पॉजिटिव साइड में रहते हैं तो ये इनर ब्यूटी को बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं। लेकिन अगर निगेटिव है कि सेकेंडरी थीम के द्वारा कंफ्लिक्ट में रहते हैं, अगर आपका प्राइमरी थीम और सेकेंडरी थीम दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन है तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों में कंफ्लिक्ट है तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है आपको दोनों में बैलेंस बिठाने में। तो इन जहाँ पे यहाँ पे जो नेम लिए गए हैं, जूडी गार्लैंड, विंसेंट वान गो एंड मैरिलिन मोनरो, ये लोग सभी बहुत कम एज में मर गए। और सबकी जो मौत थी, कुछ ना कुछ बहुत अनयूजुअल मौत थी, नॉर्मल डेथ उनको नहीं मिली। वो नॉर्मल डेथ लेकर नहीं गए। सभी को फेमस पेंटर थे या आर्टिस्ट थे, एक्ट्रेस थी वो। लेकिन वो बहुत अच्छा, वो अपना एक्सप्रेशन दिखा रही थी, अपनी ब्यूटी का एक्सप्रेशन बाय म्यूजिक के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका सेकंड थीम था उसके कंफ्लिक्ट में थे, वो सही नहीं था उनका। उसके कारण उनके बहुत अर्ली डेथ भी हुई और सही से नहीं डेथ हुई, मतलब कि लेटर ऑन लाइफ में, जैसे जो हमारे विंसेंट वैन गो थे, वो पेंटर थे बहुत अच्छे। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जो बाद में फेमस हुई मरने के बाद, लेकिन मरते समय सिर्फ एक ही पेंटिंग वो बेच पाए। तो है ना ये पीटी, कितना वो लग रहा है ना कि ये बहुत कितना पिटफुल है, कितना कितनी दया आ रही है ना उनके ऊपर सुन के ही। बिल्डर, बिल्डर मैंने जो बताया, बिल्डर कौन होते हैं? विंड बीनीथ द विंग्स, मतलब विंग्स को उड़ाने के लिए जो हवा चाहिए वो ही बिल्डर होते हैं ऑफ सोसाइटी। ये इंडिविजुअल होते हैं, इनको अपने आप को दिखाना नहीं होता, इन्हें कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए होती है। बट ये फिर भी लोगों को पाथ दिखाते हैं, कहाँ तक? ट्रॉफी लेने का पाथ। वो लोगों को प्राइज कैसे मिले उसके लिए उकसाते हैं, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और वहां तक उनको पहुंचाते हैं, लेकिन खुद ये ट्रॉफी लेने के फेवर में नहीं रहते हैं। तो ये है बिल्डर क्वालिटी, जो बहुत अच्छी एक क्वालिटी लेकर ये आते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को हाईलाइट में नहीं रखकर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, वो पर्पस ऑफ लाइफ पे चलते हैं। एनालाइजर, स्क्रूटनाइज द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हाउ, एनालाइजर सुन के ही लग रहा है हर चीज को एनालाइज करने वाले। हाउ, व्हेन, व्हाई, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हर चीज के बारे में एकदम डिटेलिंग में जाना, डिटेलिंग में जाना, इतना अधिक डिटेलिंग में जाना कि उसके अंदर
उनके अंदर एक फियर आ जाता है। क्या फियर आ जाता है? कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई। अगर मैं भूल गई, और वो क्या करते हैं, इसके कारण बहुत पीछे हो जाते हैं एक बॉर्डर पिक्चर दिखाने के लिए, और कभी रिलैक्स नहीं कर पाते। ये होते हैं एनालाइजर। लेकिन उन्हें पॉजिटिव साइड क्या है? वो माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल पर वर्क करते हैं, ध्यान देते हैं, और उसको पूरी तरह समझते हैं। तो ये है पॉजिटिव। तो हम लोग को पॉजिटिव डेवलप करना है। निगेटिव साइड कि ठीक है, हमें उसके लिए फियर नहीं लाना है, हमें रिलैक्स रहना है। ये निगेटिव साइड को ओवरकम आकर इसके एनालाइजर के पॉजिटिव साइड को, जो भी एनालाइजर है, यहाँ पे कौन कौन एनालाइजर है, प्लीज रेज योर हैंड्स, और चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं एनालाइजर हूँ, मैं माइन्यूट डिटेल देखती हूँ। बैनर कैरियर, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट अब होते हैं हर जगह, हर एक इशू को लेकर। तो देखते हैं ना आप लोग, बहुत जन बैनर को लेकर खड़े रहते हैं, मतलब गुड फाइट के लिए, गुड रीजन के लिए वो लोग रहते हैं। उनके अंदर काफी पेशेंस होता है, वो काफी वाइज होते हैं, और वो लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। लेकिन वो यहाँ पर एज ए लीडर नहीं खड़े हैं, उन्हें खड़ा किया गया है कोई के द्वारा। और अन्ना हजारे, यस वेरी गुड, अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे वॉज अ लीडर नॉट अ बैनर कैरियर। वो लीड करते थे बैनर कैरियर को, वो भी हम लोग समझेंगे, इसके अंदर आएगा वो चीज। ही वॉज नॉट द, अन्ना हजारे वॉज द लीडर, वो लीड किए बैनर कैरियर को। बैनर कैरियर में वो लोग जो खड़े हैं लीडर के बिहाफ में कि हाँ ये इशू है, ये सॉल्व होना चाहिए, ये सॉल्व होना चाहिए। कैटलिस्ट, ये मूवर एंड शेकर्स होते हैं। मूवर एंड शेकर्स का क्या काम होता है? सामान को पैक करना, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर अनपैक करना। ये चीजों को मेक थिंग हैपन बस करना है। इनके बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा इंथुसिस्टिक होते हैं, और एक्सेल होते हैं हर चीज में। लेकिन जब कोई काम नहीं होता है इनके पास, इनको तो हर समय बस मूव करना है, मूव करना है, मूव करना है, बस काम करना है। अगर काम नहीं होता है तो क्या होता है? ये डिप्रेस हो जाते हैं। इनके लाइफ में अगर कोई गोल नहीं होता है, इन्हें लगता है मैं खाली हो गया हूँ, तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। तो ओवरकम करना है इस निगेटिविटी को। अगर आप कैटलिस्ट हैं, तो अगर आपके अंदर भी यही क्वालिटी है कि बस काम मिला, बस उसको फिनिश करना है, बहुत इंथुजिज्म के साथ कर रहे हैं, एक्सेलेंट वे में कर रहे हैं, लेकिन गोल नहीं होने पे आप डिप्रेस भी हो जा रहे हैं। कॉज फाइटर, अन्ना हजारे वॉज द कॉज फाइटर। तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में और भी आएगा। कॉज फाइटर मतलब कि कोई कॉज नहीं भी मिल रहा है तो वो कॉज बना लेते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे तो बस फाइट करना है, चाहे कोई कॉज है या नहीं है, नहीं है तो मैं बना लूंगा। कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो अच्छा फिर अब इस प्रॉब्लम के ऊपर फाइट करो। अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं, तो इसको प्रॉब्लम को बना दो। तो द बैनर कैरियर, वो बैनर कैरियर को गाइड करते हैं, यही कॉज फाइटर्स। और अपने ऊपर स्पॉटलाइट ले लेते हैं, खुद के ऊपर, कि स्पॉटलाइट सारी उनके ऊपर होनी चाहिए। ज्यादा ध्यान उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर नहीं रहता है, सोशल इशू को रिजॉल्व करने पे नहीं रहता है, उनको रहता है 90% 80% की फोकस मेरे ऊपर है, मैं हाईलाइट होता हूँ। तो ये ओवरकम करना है, और रियल में कॉज फाइटर बनना है। रियल में लोगों को अप्रिशिएट करना है, उनको उत्साहित करना है कि वो फाइट करें किसी रीजन के लिए, और उससे ओवरकम आए। कंट्रोलर, कंट्रोलर सुन के लग रहा है ना, जो लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भी दो साइड है। कौन से कंट्रोलर है? जो सक्सेसफुल होते हैं, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, किसके लिए? अच्छी चीज के लिए। जो वाइज हैं, सपोर्टिव हैं, सुपरवाइज अच्छे से कर रहे हैं, डेलीगेट मतलब बता रहे हैं हर चीज की ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसकी बात कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन जो डिक्टेट कर रहे हैं, मतलब तानाशाह चला के कंट्रोलर बनने की कोशिश कर, एक मैं आपके साथ टीम में मिल के काम कर रही हूँ, देन आई एम नॉट कंट्रोलर। मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ टीम मेंबर विथ यू। आई एम नॉट लेटिंग यू फील, मैं आपको महसूस नहीं होने दे रही हूँ कि मैं आप में से एक नहीं हूँ। और एक मैं डिक्टेटर बन गई हूँ कि नहीं, आपने ये, आपको ये हिटलर की तरह डिक्टेटर बन जाना, और सब चीज को जज करना, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया। तो यहाँ पे जो अनसक्सेसफुल कंट्रोलर होते हैं, उनके खुद के सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छा कंट्रोलर बनना है,
तो आपको क्या करना होगा, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करना होगा। इमोशनैलिटी, तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है फील करने की, हर चीज को फील करने की, कितना भी छोटा से छोटी तकलीफ, बड़ी से बड़ी तकलीफ, और वो फील करते हैं, हर चीज को इमोशनली फील करते हैं ये लोग। लेकिन उनको यहाँ पे क्या सीखना है, वो क्यों ये थीम लेके आए, बैलेंस, कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दुख में इतना दुखी मत हो जाओ कि एकदम बीमार पड़ जाओ, और सुख में इतने सुखी मत हो जाओ कि पागल हो जाओ। तो क्या करना है, मध्यम मार्ग चूज करना है, बैलेंस लेके आना है। एक्सपीरियंसर, इनको हर चीज एक्सपीरियंस करना है, इनको लाइफ में हर चीज करना है। चाहे वो मेरे को टाइपिंग भी सीखना है, मेरे को कंप्यूटर भी सीखना है, मेरे को डांस भी सीखना है, मेरे को स्विमिंग भी सीखना है, मेरे को हर एक्सपीरियंस लेना है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप हर चीज को रिस्पॉन्सिबली सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना, एक साथ दो नाव पे जब हम सवार हो जाते हैं तो ये नौका डूब जाती है। तो वैसे ही एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज करना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस करना है, लेकिन एक चीज कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरी चीज एक्सपीरियंस करने के लिए चाहिए, या जिस चीज को भी कर रहे हैं पेशेंस से सीखिए। तो यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इससे ओवरकम होना है। फैलिबिलिटी, ये जो लोग ये थीम लेके पैदा हुए हैं उनको दिल से न माने, क्योंकि वो लोग खुद ये रोल लेके पैदा हो रहे हैं कि मैं फिजिकली, मेंटली या इमोशनली चैलेंज्ड रहूंगा। जितने भी आसपास ऑटिज्म के बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, इमोशनली चैलेंज लोग हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट होते हैं। मतलब हो सकता है हमसे भी एडवांस स्पिरिट है, हमसे भी ज्यादा ओल्ड स्पिरिट है, तभी ये फैलिबिलिटी थीम को लेकर पैदा हुए हैं। तो ये खुद ये चॉइस लेके पैदा होते हैं, लेकिन जब हम इस चॉइस को लेके पैदा हो जाते हैं उसके बाद उनको कभी ये डिस्करेजिंग लग सकता है कि मैंने क्यों चॉइस ली। कल ही मेरे से कोई बात कर रहे थे कि फैलिबिलिटी क्यों कोई चूज करेगा भाई, मैं अपने लिए दुख क्यों चूज करूंगी, हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने अपने लिए दुख चूज कर लूंगी, जब मैं अपना ब्लूप्रिंट रखूंगी, मैं अपने लिए इतने सारे दुख कि मैं जीवन भर उस चैलेंज में फंसी रहूं, मैं कभी निकल ही नहीं पाऊं, ऐसा चैलेंज लेके मैं आऊंगी। लेकिन वो इंस्पायर भी करते हैं। कैसे इंस्पायर करते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं कि हम तो फिर भी फिट एंड फाइन है, हर चीज है, और हम इतने छोटे छोटे चैलेंजेस से हार जा रहे हैं, और इनके तो इतना प्रॉब्लम है फिर भी ये हार नहीं पा रहे। पैरा ओलंपिक में जितने भी ओलंपिक में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी चैलेंज, उनको कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, क्या तो कोई पार्ट काम नहीं कर रहा होता, उनका फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं जो पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो उनको देख के कितना इंस्पायरेशन मिलता है ना, कि वाह, ये लोग देश के लिए मेडल ला रहे हैं, ये लोग जीत के आ रहे हैं, इतना कुछ इनके अंदर डिसेबिलिटी होते हुए भी, और हम लोग हट्टे कट्टे पूरे सब कुछ सही है, फिर भी हम हताश हो जा रहे हैं कभी कभी, क्यों, वाई, फॉलोअर्स, विदाउट देम देयर वुड बी नो लीडर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुली सेलेक्टिंग whom and what to follow। तो फॉलोवर होना बहुत जरूरी, नो फॉलोवर नो लीडर, लेकिन किसको फॉलो करना है ये देखना बहुत जरूरी। हार्मनी, peace, calm and balance are not just the top priorities, wonderfully cooperative, मतलब इनका ये टॉप प्रायोरिटीज भी है, मतलब यही थीम है, यही पर्पस है, यही चीज इनको चाहिए। ये लोग काफी कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन जब इनके लाइफ में स्ट्रेस आता है, कुछ ऐसा बम्प आता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए खुद के लिए एक्सेप्ट करना, खुद उस चीज में बैलेंस रख पाना है इनके लिए बहुत कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज को इनको ओवरकम करना। हीलर, तो जितने भी हीलर हैं आपके आसपास जो फिजिकली या मेंटल हीलिंग प्रोफेशन में है, वो सब ये थीम लेकर आ रहे हैं। तो वो, लेकिन उनको किस चीज से ओवरकम आना है कि भाई वो खुद इतनी इमोशनली उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जाए, किसी की स्टोरी में वो फंस नहीं जाए, फंस कर वो खुद स्ट्रेस में ना आ जाए। ह्यूमैनिटेरियन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑथर का ही था, कि ह्यूमन काइंड को एड्रेस करना, रॉन्ग को एड्रेस करना, ह्यूमन काइंड को सर्व करना। लेकिन यहाँ पर उनको खुद को पता होना चाहिए कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ रेस्ट करना है, कहाँ इन्वॉल्व नहीं होना है। जितना मेरे को सर्व करना है उतना ही सर्व करना है, सर्विस की भी एक कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन
कहाँ पे सर्व करना है, किन लोगों को सर्व करना है, जो इच्छुक है उनको सर्व करना है। इनफेलिबिलिटी, फेलिबिलिटी का अपोजिट। बॉन्ड विथ एवरीथिंग, सब कुछ है, हम लोग खुद अनवर्दी, लेकिन फिर भी उनको अनवर्दी फील होता है। क्या अनवर्दी फील होता है? और कि पता नहीं सब कुछ है फिर भी कुछ कमी लग रही है, और वो कुछ ना कुछ एडिक्शन फॉलो करने लग जाते हैं, कुछ addiction उनको आ जाता है, कोई ना कोई तरह का वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, इमोशनली वो इम्बैलेंस रहते हैं। तो इस चीज को ओवरकम आना है। इंटेलेक्चुअलिटी, थर्स्ट फॉर नॉलेज, और जानना है और जानना है और जानना है, और बुक्स पढ़ो, जैसे हमारे रंजन सर, और बुक्स पढ़ो और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज। और लेकिन इसका पॉजिटिव साइड, जो लोग इस नॉलेज को लेकर शेयर कर रहे हैं, जैसे हमारे केएमसी गुजरात पे हम जितने भी मास्टर इस नॉलेज को लेकर हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इससे इंप्रूवमेंट आ रही है, न्यूरिशमेंट आ रही है, इस पूरे लाइफ में एक्सपेंशन फील हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, नॉलेज लिए प्रोफेशनल स्टूडेंट प्रोफेसर, लेकिन वो लोग नॉलेज से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग किसी और को सिखा नहीं रहे, अपने आप तक ही सीमित करके रखे, तो वो नॉलेज किस काम का? कोई काम का नहीं। उस चीज से ओवरकम आना। इरिटेंट, तो कांस्टेंट डेलिब्रेट परमिसिटिव, द फॉल्ट फाइंडर, मतलब हर चीज में उसको फॉल्ट फाइंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा कोई कर दे उसमें भी वो फॉल्ट फाइंड कर लेंगे। मतलब कि उनको कंप्लेन हर चीज से लगेगी, हर चीज से। तो उनको क्या सीखना है? पेशेंस सीखना है, टॉलरेंस सीखना है, और निगेटिविटी में इंगेज नहीं होना है, ये सीखना है उनको देखकर भी, और उनको खुद ये चीज सीखना है और ओवरकम आना है इस बिहेवियर से, इस थीम से। फिर भी वो ले रहे हैं, वो हमें सिखाने आ रहे हैं कि अरे ऐसे नहीं करना है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पतली जी के जो है ना लॉस, नो नॉन इंटरफेरेंस, नॉन जजमेंटल, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, उन सबको फॉलो करना है। जस्टिस, लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ फेयरनेस एंड इक्वलिटी, ये लोग फेयरनेस एंड इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर वही मिसगाइडेड हो जाए और ये मानवता कि हम लोग एक हैं, इस चीज को भूल जाए, तो यही राइट्स को बढ़ावा दे देते हैं, यही अराजकता फैला देते हैं लोगों में। जस्टिस जस्टिस करते हुए ये राइट्स, कितने सारे राइट्स होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम राइट्स, ये राइट्स तो कौन दे रहे हैं? जो लोग जस्टिस सीख करें कभी कभी वही लोग इसके कारण भी बन जाते हैं। लॉफुलनेस, अभी बांग्लादेश में इसका बहुत बड़ा उदाहरण हुआ था, यू कैन सर्च इन गूगल। लॉफुलनेस, safeguarding the line between legality and illegality, डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट, मतलब आईएएस ऑफिसर हो गए, जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर हुए, लॉयर्स हुए, तो वो लोग लीगलिटी, क्या लीगल है क्या इलीगल है उसके बीच की थिन लाइन को जानते हैं, और उसको सेफगार्ड करना उनका काम है। लेकिन अगर वो करप्टेड हो गए तो क्या करेंगे? वो इस थीम की इंसल्ट कर रहे हैं जो आज मोस्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कर रहे हैं। तो वो ये थीम चूज करके आए हैं, लेकिन ये इंसल्ट कर रहे हैं थीम को, उनको ओवरकम आना है, उनको करप्शन छोड़ना है। लीडर, गिफ्टेड नेवर इनोवेटिव, लीडरशिप क्वालिटी गिफ्टेड होती है, ये बनाई नहीं जाती। लीडरशिप फोर्स बहुत होते हैं लेकिन बनाई नहीं जाती, ये गिफ्टेड होती है। लीडरशिप क्वालिटी अंदर में इनबिल्ट होती है, जैसे ऑथोरिटी मेंटेरियल गिफ्टेड क्वालिटी है, तो वैसे ही वो ये भी लीडरशिप है, लेकिन ये इनोवेटिव नहीं होते हैं। बस ये एक एरिया चूज कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी से बहुत हल्ला हंगामा है, बहुत, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी लीड करना है लीडर को, हर कोई स्पिरिचुअल लीडर ऐसा नहीं है, या हर कोई स्पिरिचुअलिटी में जो आगे बढ़ा है वो ऐसा ही नहीं है, कोई भी फील्ड में। तो वो क्या करेंगे? वो अपने आप को हाईलाइट करेंगे कि मैं इस चीज में हूँ, मैंने ये किया वो किया करके वो अपने आप को हाईलाइट करेंगे, बजाय एक्सप्लोर करने के लिए न्यू चीजों को। तो उन्हें मोर सोशल फ्रंटियर बनना पड़ेगा, इश्यूज को लेकर आना पड़ेगा, उस चीज में लीड करना पड़ेगा, ये ओवरकम करना है उनको। लोनर, लोनर भी मैं बता चुकी हूँ, वो लोग जिन्हें दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं है, वो वैसा ही कैरियर चूज करते हैं, वैसे ही लाइफ स्टाइल चूज करते हैं। लूजर, लूजर समझ ही आ रहा है, जो हमेशा विक्टिम मोड में रहते हैं, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब खराब होता है। तो बहुत सारे विक्टिम आपको मिल जाएंगे अपने आसपास दोस्तों, देख लीजिए कहीं आप भी तो इसी मोड में नहीं रहते हैं। ओके, तो अगर कोई मेलोड्रामा नहीं भी है तो आप क्रिएट कर ले रहे हैं, या बहुत सारे लोग क्रिएट कर ले रहे हैं कि भाई बिना मेलोड्रामा के तो क्या मजा आएगा, तो क्रिएट कर डालो, तकलीफ क्रिएट कर डालो,
तो लाइक इरिटेंट इरिटेंट जैसे थीम वाले लोग ही ये लोग भी होते हैं, लेकिन ये इंस्पायर करते हैं हमको कि नहीं 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 बाबा, ऐसा तो नहीं बनना है, मुझे इतना विक्टिम मोड में नहीं रहना, हमको पॉजिटिव रहना है। विक्टिम मोड में हम एक टाइम पे रहते थे, लेकिन अब हम उस चीज से बियॉन्ड आ गए। अब लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए, विदाउट जजिंग एनीवन। मैनिपुलेटर, पावरफुल वन, ये थीम बहुत पावरफुल है। लेकिन सबको बोलते हैं मैनिपुलेट करना मतलब निगेटिव चीज होता, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि निगेटिव ही हो। लेकिन जो मैनिपुलेटर है वो लोग वन साइडेड चेस गेम खेलते हैं, हर चीज अपने हिसाब से उन्हें पता है, कब कौन सा पासा खेलना है, किसका एडवांटेज लेना है, किससे काम कैसे निकलवाना है, किससे क्या बात करनी है। दे आर वेरी, माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है। और अगर वो लोग गॉड सेंटर्ड होंगे तो वो लोग गुड फॉर सोसाइटी के लिए इसको यूज करेंगे मैनिपुलेटिव पावर को। लेकिन अगर वो लोग गॉड सेंटर्ड नहीं होंगे तो वही मैनिपुलेटर बैड कर सकते हैं। वो हिटलर की तरह भी बन सकते हैं। पेशेंस, जो पेशेंस लेके आए, सबसे चैलेंजिंग थीम है। तो वो लोग एन ईगरनेस टू मूव मोर क्विकली ऑन द स्पिरिट जर्नी, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दबाजी है कि अपनी जो आत्मा की यात्रा है उसमें बहुत आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी, इसलिए वो लोग पेशेंस चूज करके आए हैं। यानी पेशेंस यानी कि मोर चैलेंजेस, अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आए हैं। तो वो लोग यहाँ पे पेशेंस थीम लेके आए हैं, लेकिन हो सकता है स्पिरिचुअली दे आर इम्पेशेंस। तो और फिर उनको गिल्ट आ जाती है, जैसे मुझे गिल्ट आ गई थी कि मैंने क्यों इतनी सारी चैलेंजेस चूज किए भाई। तो यहाँ पे फॉरगिविंग, जब ये समझ आता है तो हम लोग फॉरगिव करने लग जाते हैं, जो मैंने करना शुरू किया, फॉरगिव करना, खुद को भी दूसरों को भी हर जन को फॉरगिव करना शुरू किया। पैसिविटी, परसीव्ड एज वीक, वो लोग हमेशा अपने आप को कमजोर दिखाते हैं, काफी इमोशनल होते हैं और अहिंसा में विश्वास करते हैं। उनको हिंसा नहीं चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। काफी मतलब अच्छा है, ये एक अच्छा क्वालिटी है उनके अंदर। लेकिन वो जो वीकनेस दिखा रहे हैं वो चीज अच्छा नहीं है, और उनको वो डिफिकल्टी से कोप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज से ओवरकम होना है। पॉन, पॉन मतलब जानते हैं, प्यादा, चेस का प्यादा। तो कौन कौन यहाँ पे चेस का प्यादा है? तो ये जो थीम है वो एडवांसमेंट ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट, मतलब कि आप बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर से लेकर हाइयर, हर चीज, मैग्नीट्यूड की चीजों को आप समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि जुडास जो थे, वो क्राइस्ट के अगेंस्ट उन्होंने उनको धोखा दिया और क्रिश्चियनिटी का उत्पन्न हुआ। अगर कौन नहीं होते, प्यादे नहीं होते, अगर वो लोग कुछ गड़बड़ नहीं करते तो कुछ अच्छा नहीं हो पाता। कैसे बुद्ध आते और कैसे महावीर आते, कैसे कृष्ण आते और कैसे राम आते अगर रावण नहीं होते। तो ये कौन है? रावण। ये कौन है? जुदास। तो विजिलेंट इज अलाइनिंग देमसेल्फ विथ ओनली द वर्दिएस्ट मोस्ट लविंग पावर। तो वो अगर जैसे राम कॉज से अपने अलाइन थे, वो अपने कॉज से अलाइन है कि नहीं, ये उनको देखना है। पीस मेकर, जो पीस मेकर समझ में आ रहा है उनको, पीस, शांति, हर जगह जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एग्रेशन है, उनको वो स्टॉप करना है, वार को स्टॉप करना है, वायलेंस को स्टॉप करना है। उनके लिए कोई कंट्री, कोई ग्रुप नहीं होता। लेकिन पीस मेकर, जैसे अन्ना हजारे वाज द पीस मेकर, लेकिन कभी कभी वो सेलिब्रिटी के रूप में भी अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इस चीज से उनको बाहर आना है। कभी कभी उनके अंदर भी पीस मेकर बन के भी अग्रेशन आ जाता है। जैसे गांधी जी पीस मेकर थे, लेकिन वो अग्रेशन नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग अग्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये बार स्टॉप करना है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। रिस्क्यूअर, हु ग्रेविएट्स टुवर्ड द बीइंग विक्टिमाइज्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वीकेस्ट। मतलब रिस्क्यूअर कौन होते हैं? रिस्क्यू करने वाले, मतलब जितने लोग भी सफर कर रहे हैं सबको ये जमा कर रहे हैं, बोलते मैं तुम्हारा सहारा हूँ, आओ मेरे पास आओ। और ये लोग अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं, ये खुद उसी कैटेगरी में है। ये भी विक्टिम नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि मैं तुम लोग को रिस्क्यू कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को लीड कर रहा हूँ। और क्या करते हैं कि मैं तो डूबूंगा ही, तुमको भी लेके डूबूंगा। तो ये थीम वाले जो लोग हैं वो
टीचिंग के लिए आते हैं कि ऐसे लोगों से बिवेयर रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना, जो रिस्क्यूअर टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं उसे सावधान रहना, बिवेयर रहना है। और अगर आप भी रिस्क्यूअर टाइप हैं, जो जहां विक्टिम देखा जाके उनका हेल्प करना है, उनको भाई प्रॉब्लम से बाहर, आप खुद उस जोन में है लेकिन उनकी हेल्प करनी है, तो पहले खुद की हेल्प करें फिर दूसरों की हेल्प करें। पहले आप खुद उस चीज से बाहर निकले फिर दूसरों को निकालें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑब्लिगेशन नहीं मानते हैं, ये दिल से करते हैं, ये इसमें आनंद ढूंढते हैं, बहुत दिल से बहुत आनंद भाव से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसमें लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर कोई काम करते हैं विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, तो ये वैसे ही लोग होते हैं। तो ये लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा अनसेल्फिश मतलब वो निस्वार्थ भाव हो जाता है कि लोग इनका फायदा उठा लेते हैं, तो ये उनको ओवरकम करना है। स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे सब आएंगे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थीम होगा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हम इतना सुनते हैं तो क्या है, स्पेंड अ लाइफ टाइम इन फ्रेंड सर्च ऑफ देयर ओन स्पिरिचुअल सेंटर। क्या है हमारा स्पिरिचुअल सेंटर, आध्यात्मिक केंद्र क्या है, हम क्या सीखने आए हैं। हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी मॉडलिटी एक्सप्लोर करते हैं। कोई रेकी सीख रहा है, कोई पास्ट लाइफ फीलिंग सीख रहा है, कोई होपोनो सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई मेडिटेशन सीख रहा है, कोई आना पाना ये क्या बोलते हैं उसको, विपासना सीख रहा है। तो हर कुछ ट्राई कर रहा है ताकि उसको अपना सेंटर पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। तो इतना कुछ जब हम सीखते हैं और जानते हैं, लास्ट में फिर हमें समझ में आता है कि ये एक वृक्ष है, सब अलग अलग शाखाएं हैं, जड़ एक ही है, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और हम इस जड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, गीता में भी कहा गया मार्ग अलग अलग है, पहुंचना एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। तो टॉलरेंस, अगर वो लोग में जो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं वो काफी इंस्पायर करते हैं, कंपैशन करुणा का भाव आ जाता है, दूरदर्शिता आ जाती है उनके अंदर। लेकिन अगर वही निगेटिव साइड में स्पिरिचुअल लोग भी चले जाते हैं, पता है ना आपको, उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है, तब क्या हो जाता है, टॉलरेंस नहीं रहता है, नैरो माइंडेड के हो जाते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। फिर काफी गुड, एक तरह से अगर बहुत क्रिटिसाइज करना, और कि भाई मेरा ही बस हो, किसी और का नहीं हो, ऐसा इस जोन में चले जाते हैं कि बस मेरा ही सब जगह नाम हो और किसी का नाम नहीं हो। सर्वाइवल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मतलब खाना पीना सोना, बस इसी में जिसका दिमाग चलता है, यानी कि वो इस थीम में लेकर पैदा हुए। उसके बियॉन्ड अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत एक्सेस स्ट्रगल होगा। और जब भी क्राइसिस आएगी वो उसमें कुछ अच्छा करेंगे, तो उन्हें लगता है जब मेरे जीवन में क्राइसिस, तो वो बार बार अटैक करते रहेंगे। लेकिन वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये डे टू डे जो लाइफ का चैलेंजेस है उससे मेरे को ऊपर आना है, ट्रू क्राइसिस कुछ और है। तो उनको बस एक ही बोलते हैं, उनके उनके ऊपर एक टैग लगा दीजिए, क्या, लाइटन अप, मतलब थोड़ा हल्का हो जाओ, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना मत भागो, इतना मत हर समय सोचो लाइफ के सर्वाइवल के बारे में। टॉलरेंस, टॉलरेंस में जिनको टॉलरेट करना, कंपेल टू फाइंड अ वे टू टॉलरेट इवन द इनटॉलरेबल। कितने भी इंटॉलरेबल लोग हैं उनको टॉलरेट करना, कितनी भी इंटॉलरेबल सिचुएशन है टॉलरेट करनी है। तो ये बहुत ऐसा होता है, कभी कभी वो नैरो माइंडेड बन जाते हैं, कभी कभी बहुत उन्हें बाहर फील होता है, लेकिन उनको इससे अनरियलिस्टिक चीज से बाहर आना है। ऐसा टॉलरेंस नहीं करना है कि आप अनटॉलरेबल चीज को भी टॉलरेट कर रहे हैं, अपने आप को वर्दी समझना है। ऐसे क्या होता है, हम अनवर्दी फील करने लग जाते हैं। टेम्परेंस, अकम्पनाइड बाय एडिक्शन, यहाँ पे जो लोग एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो किसी वस्तु से हो, सेक्स से हो, लाइफ स्टाइल से हो, कोई अदर पर्सन से हो, तो इन सबको उनमें क्या लाना होगा, मध्यता, मॉडरेशन, बैलेंस लाना होगा, ओवरकम आना होगा। विक्टिम, यहाँ पे विक्टिम, विक्टिमाइजर, विक्टिम जो कि अपने आप को बलि का बकरा समझते हैं, या सोसाइटी उनको बलि का बकरा समझती है, बस उनको बलि का बकरा करके उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। थ्रो स्पॉटलाइट ऑन जस्टिस, इंस्पायर टू टेक एक्शन एंड मेक चेंजेस फॉर द बेटर। वो थ्रो करते हैं जस्टिस पर लाइट, और वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके द्वारा अच्छा होता है, मतलब उनके साथ बुरा होता है, वो लोग तो मर चुके हैं। अब्यूज एंड मर्डर चिल्ड्रन, टारगेट ऑफ हेट क्राइम्स, जिसमें जो कलकत्ता का भी केस हुआ था, जो लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो सी वॉज द विक्टिम।
उसको बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन कितने लोग जागे, कितने लोग इंस्पायर हुए और जस्टिस के लिए आगे आए। वी वांट जस्टिस। इस चीज में ये नहीं चलेगा। विक्टिमाइजर collect and achieve absolute control over as many as victim as possible। ये वही हो गया, रिस्क्यूअर टाइप के ही होते हैं विक्टिमाइजर भी। ये लोग भी सारे विक्टिम लोगों को एक साथ करते हैं, उनके सेंसिटिव होने का फायदा उठाते हैं, और अपना जो ईगो है कि अपने ईगो के चक्कर में वो सबको सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे मिलिटेंट लोग होते हैं, वो लोग अपने ईगो के चक्कर में वो लोग सबको सेक्रीफाइस कर देते हैं। जो बम, लाइव बम पहन के आते हैं, वो है विक्टिमाइजर। वॉरियर जो लड़ते हैं। फियरलेस रिस्क टेकर, जो रिस्क टेकर होते हैं, कोई भी रिस्क के बस ले लेना। हमारे सोल्जर्स, पायनियर, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं बाहर स्पेस में बिना कोई डर के, बिना कोई क्या होगा हम वापस आएंगे या नहीं, फायर फाइटर जो है। तो द वेरियर अग्रेशन कैन बी डिस्ट्रक्टिव। कभी कभी अगर उनका बहुत एग्रेशन, अगर एग्रेशन में रहते तो ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी 99 केसेस में दिखा गया कि काफी हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। काफी उन्होंने अच्छा किया है सबके लिए। रिस्क खुद के लिए लिया है, सबके लिए लिया है, बिना हर सबको सेव किया है। तो बहुत सारे बैरियर हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके कारण आज हम आजाद हैं, हमारा देश आजाद है। तो उनको सलाम है। विनर एक्टिव pervasive compulsion to achieve and attempt, unfalling optimism and ability to pick themselves up for every failure and move on with confidence is inspiring and exhilarating। तो यहाँ पे कौन कौन विनर है, मतलब हर समय एक्टिव रहना कि मुझे तो जीतना ही है, मुझे तो जीतना ही है। एक बार हार गया कोई बात नहीं, अगली बार ये अच्छा, ये चीज में नहीं अच्छा है, अच्छा एक वाइफ अच्छी नहीं है, दूसरी वाइफ अच्छी मिलेंगी, अच्छा अभी अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी वो रियलिटी चेक करना भूल जाते हैं, और इसके कारण वो क्या करते हैं, वो गलती करते जाते हैं, गलती करते जाते, जितने की चाह में गलती करते जाते हैं बिना रियलिटी चेक किए। इसके कारण मनी गवा देते हैं, सिक्योरिटी गवा देते हैं, अपनी लाइफ तो डेंजर में डालते हैं, दूसरों की लाइफ भी डाल देते हैं। तो जो अनडिसिप्लिन लोग होते हैं तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और विनर से वो लूजर बन जाते हैं। तो ये निगेटिव आपको ओवरकम करना है। तो टाइम है सर? हाँ है। ओके, थैंक यू। बर्थ मार्क, बर्थ मार्क के बारे में भी वो बहुत कंफ्यूज थी कि बर्थ मार्क तो नॉर्मल चीज है, ऐसा क्या है बर्थ से किसी के मोल है, किसी के बोलते हैं लहसन, मतलब होता है ना जो लहसन होते हैं अल्सर टाइप, एक मार्क टाइप का है किसी के गले में कोई मार्क है, किसी के चेस्ट में, किसी के बैक में, किसी के काफ पे, किसी के पैर में, कहीं भी कोई कोई मार्क सबके रहते ही रहते, सब बोलते हैं बर्थ मार्क होता ही होता है। तो ये ऐसे ही लगता था यहाँ पे ऑथर को। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते गए इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और सारे इनके जितने भी ये प्रोसेसेस में, तो इनको समझ में आया कि बर्थमार्क हमेशा ही हैप्पीजार्ड नहीं होते हैं या ऐसे ही नहीं होते हैं। कभी कभी ये जनरेशन टू जनरेशन भी लोगों में आ रहे हैं, और हम जब रीबर्थ करते हैं पीछे का कुछ ना कुछ कैरी करके इस फिजिकल बॉडी में भी ला रहे हैं। मतलब एज ए स्पिरिट तो हमारे वो अनकॉन्शियस स्टोर है ही हमारे, लेकिन वो सारी यादें जो हम भूल चुके हैं, जो हम जान सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, लेकिन फिजिकली भी वो हमारे कभी कभी अपरेंट हो जाती हैं। तो हाउ इन हिज प्रीवियस लाइफ ही हैड ब्लड टू डेथ फ्रॉम एन आई। यहाँ पे बता रहे केस में जहाँ पे एक पर्सन के का मतलब अपने पैरों के पीछे साइड में यहाँ पे एक निशान था, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर जब वो रिग्रेशन में गया तो उसको पता चला कि यहाँ पे एक चाकू से उसे मारा गया था, उसके कारण उसकी मौत हो गई थी, और वही ये मार्क है। फिर बहुत सारे लोगों के गले पे मार्क देखा गया तो पता चला कि भाई उनको हैंग टू डेथ का पनिशमेंट मिल दिया गया था कोई ना कोई कारण से। इन्हीं के चेस्ट पे मार्क है तो उनका चेस्ट पायर्स्ड हो गया था, छलनी हो गया था तीर से, भाले से, इसके कारण था। तो ये सारी जितने भी अननेचुरल डेथ हो रही है वो कोई ना कोई मार्क छोड़ दे रही है, कोई ना कोई ऐसी अननेचुरल चीजें हो रही है वो मार्क छोड़ दे रही है। और ये सारी चीजें जो राइटर ने पहले भी बताई कि हमारी सेल मेमोरी में जमा हो जाती है। आवर सेल्स एबिलिटी टू रिटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट लाइफ। हमारे डीएनए में ही ये मतलब कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अंश आ गया है,
और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे बॉडी पे। तो यहाँ पे वो खुद की स्टोरी बताती है कि जो उनकी पोती है वो उनकी ग्रैंड मदर का ही रीबर्थ है, और वो जो उनकी पोती है वो उनको बागडा बोल रही है, जो कि एक अलग लैंग्वेज में है, जो कि वो लैंग्वेज नहीं है जो वो लोग नॉर्मल बोलते हैं, जो उनकी दादी भी उनको कहती थी। और वो दादी का पूर्ण जन्म कैसे है, क्योंकि उनकी दादी के भी हाथ पे जलने का निशान था, उसकी दादी ने बताया था। और अभी वो सेम जगह नहीं है, लेकिन हाथ पे दूसरी तरफ वो निशान है। तो जैसे जैसे रिलीजिंग घटती है, प्रोसेस होता है, वैसे वैसे ये निशान भी जगह चेंज करते हैं, छोटे होते रहते हैं और लास्ट में चले जाते हैं। तो उन्हीं में यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे उनको पता चला कि उनकी दादी ही उनकी पोती ही उनकी दादी थी। वो एक एक बात जब उनकी पोती उनको बताने लग गई कि देखो, जब मैं तुम्हें ये कॉलर वाला ड्रेस पहना देती थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। कोई स्टोर के बारे में वो बता रही है, तो काफी कुछ प्रकार से क्लियर हो गया कि अरे, मेरी ग्रैंड डॉटर ही तो पास्ट लाइफ ये है उसका, वो बता रही है कि वो मेरी ग्रैंड मदर का पास्ट लाइफ उसका ये जन्म हुआ है वापस से। तो मैं फिर इतना कंफ्यूज क्यों थी, तब उसको क्लैरिटी आती है अचानक से। तो क्या अब आप अपना पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? So there is no question that in countless way our past life can provide useful keys to a greater understanding of the life we are living. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम पास्ट लाइफ को देखकर, समझकर, जानकर हम अपनी वर्तमान जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, मैं गिल्ट से बाहर आई। ये जो गिल्ट था कि मेरे कारण सब सफरिंग में, नहीं, सबके क्यूमुलेटिव कर्मा है, इसलिए हम लोग सब सफरिंग में है। With patience, persistent, and an open mind, you can guide yourself on the same thrilling, enlightening tour of where and who you have been before. तो अगर आप चाहें तो खुद को भी आप गाइड कर सकते हैं। इस बुक के चैप्टर के लास्ट में बहुत सुंदर से गाइडेड मेडिटेशन पूरा दिया गया है। इसको आप रिकॉर्ड कर ले, या किसी और की आवाज, जिसकी आपकी आवाज अच्छी लगती है उसकी आवाज में आप रिकॉर्ड करके उसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं। रिमेम्बर, देयर इज नो हरी एंड नो प्रेशर। अगर आप वो मेडिटेशन कर भी रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवा चुके हैं, लेकिन आपको कभी कुछ दिखा ही नहीं, आप ये एक्सपीरियंस, ये बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, मैं तो जान ही नहीं पाई, मुझे भी देखना, यानी कि आपको अभी जरूरत नहीं है देखने की। आपके कोई ऐसा इशू अभी नहीं आया है जो पास्ट लाइफ से कुछ रेलिवेंट है, और उसको देखकर वो इशू के प्रति आपको क्लैरिटी आएगी। या जब आने आना होगा आपके जीवन में वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी। बी पेशेंस। आपके भी वो अभी वो एक्सपीरियंस में नहीं करना है, वो आपको टीचिंग नहीं चाहिए, इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है। Moments as you travel back in time, when you feel as if you are not just remembering a past event, you are reliving it so clearly. Yes, ये मैं बोल सकती हूँ कि मैंने खुद बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी है। तो ऐसा लगता है कि वो लाइफ में फिर से जी रही हूँ, वो रीलिव कर रही है, वो राजा मैं खुद वहां पे हूँ उस समय। एकदम वो ऐसा लग रहा है पिक्चर चल रही है, वैसा ही फ्लैशेज आते हैं। इट इज सो क्लियरली दैट इट फ्राइटन्स यू टू पॉज और थिंक। हो सकता है आप डर जाएं अचानक से कि ये क्या देख रही हूँ मैं। तो तब आप वापस आ जाइए, तब आप अपने आप पे प्रेशराइज मत करिए बिल्कुल भी। So after thousands and thousands of dreams, we are waking. After thousands and thousands of birth, we are born. This, the end, is only the beginning. तो अगर आपको लग रहा है कि ये एंड है, तो नहीं, ये बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत है, ऐसा ब्रायन वेस्ट ने कहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेडिटेशन है। तो अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम लोग वो कर पाएंगे, और अदरवाइज आप क्या समझे, क्या आज आपको मिले इंसाइट इसके अंदर। मैं कहीं थोड़ा फास्ट हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरे को लगा टाइम बाउंड में जाना है, इसलिए मैं बात तो प्रिसाइज होना, करके जितना बता पाई। जब टाइम है उतना अनुसार ही हमें करना चाहिए, हमें शॉर्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकल वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन अब टाइम निकल चुका है तो अब रहने दीजिए। आ, आप हिंदी में का इसलिए हम रिकॉर्डिंग लोग कर क्लास सकती और हैं। रख सकते हैं सर अलग से। अलग से कर लीजिएगा कभी, या ऑडियो हाँ, अपने आवाज में ऑडियो डाल दीजिएगा ग्रुप में। ठीक। क्योंकि हिंदी में लोग कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश तो बहुत लोग कर नहीं पाते। हिंदी का स्क्रिप्ट
बना के दे दीजिएगा। सिल्विया ब्राउने 44 की लाइन। सिल्विया ब्राउने की जो बुक है, देखिए बहुत सारी चीजों के बारे में बता रही है। हम मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारी बातों को जानना है ना। जो ब्राइन वाइस का फोकस होता है, वहाँ पे जो बीमारी होती है, जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे के लेसन्स को डिस्कवर करते हैं। लेसन समझते हैं, कर्मा बैलेंस होता है, हीलिंग हो जाती है। हीलिंग करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, है ना। तो ब्राइन वाइस का जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, रिस्पेक्टेड है। सिलिया ब्राउनी का भी ठीक है। यहाँ पर इसने अपनी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से चीजें बताई हैं। इन्हीं को कुछ पूछना हो रिलेवेंट क्वेश्चन तो हम ले सकते हैं। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है और बहुत कुछ डीपली समझना है, जानना है अभी भी। ध्यान से भी देखिए पास्ट लाइफ अपना पता चल जाता है। आप सिर्फ पास्ट लाइफ कंसेप्ट पे मत जाइए। पास्ट लाइफ क्या, पास्ट मतलब लाइफ की जर्नी को समझिए कि जीवन क्या है। जीवन सीखना है, आगे बढ़ना है। सिल्विया ब्राउन थीम के बारे में बता रही है कि हाँ, कुछ कुछ उन विशेष पे हमारा फोकस्ड होता है हमारा एक लाइफ टाइम। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना। क्या सीखना है वो पता कीजिए, वो सीखिए। सिर्फ पास्ट लाइफ जानने से ही सब कुछ नहीं हो जाता ना। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ जानते नहीं, उससे पास्ट लाइफ, सिर्फ पास्ट लाइफ जानने से क्या लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमेशा, कोई गारंटी नहीं है। आप सीखने के लिए कॉन्शियस हैं, एक्टिव हैं, डिटरमाइंड हैं, और फिर अपने आप पर काम कर रहे हैं, तो यस, फिर लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट लाइफ पता नहीं होता है ना, बीच में चैट में कुछ बस लिखे जा रहे थे, कोई मेडिटेशन होता है क्या, कैसे मैं जानूं। जितना हड़बड़ाएंगे उतना कम संभावना है कि आपकी खुलेगी। जितने आप रिलैक्स रहेंगे, आपको मेडिटेशन में भी खुल जाता है। बहुत सारे ध्यानी है ऐसे जिनको अपने आप स्पॉन्टेनियसली चीजें दिख